सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड में आपके डेटा के लिए भी एक लॉ है विच इज जीडीपीआर कंप्लायंस लॉ। वैसे ही सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड में आपकी ईमेल्स के लिए भी एक लॉ है विच इज अ कैन स्पैम लॉ। तो ये लॉ तब काम आता है जब भी हम हमारा ईमेल बना रहे हो। कैन स्पैम लॉ मेजरली दोनों टाइप की ईमेल्स पे काम करता है, आपकी कमर्शियल ईमेल्स पे भी काम करता है और ट्रांजेक्शन ईमेल्स पे भी काम करता है। मेजरली ये कमर्शियल ईमेल्स पे एप्लीकेबल होता है एज कम्पेयर टू ट्रांजेक्शन ईमेल पे थोड़ा कम होता है। वो भी हम देखेंगे क्यों। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कमर्शियल एंड ट्रांजेक्शन में फ़र्क। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि कमर्शियल मेजरली आपके प्रमोशनल ईमेल्स होते हैं। जब भी आप अपना कोई प्रोडक्ट, इफ यू आर अ ब्रांड और आप अपना कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो आप प्रमोशनल ईमेल्स भेजते हैं अपने कस्टमर्स को। तो दीज आर कमर्शियल ईमेल्स। वही ट्रांजेक्शन ईमेल दीज काइंड ऑफ रेस्पॉन्स ईमेल्स होते हैं जो कि कोई भी यूजर के एक्शन पे, उनके कस्टमर्स के एक्शन पे उनके पास आते हैं। लाइक वो फॉरगॉट पासवर्ड का कोई भी ईमेल उस पर क्लिक कर। सो कैन स्पैम लॉ का मेजर इम्पैक्ट कमर्शियल ईमेल्स पे क्यों है? क्योंकि कमर्शियल ईमेल्स के लिए यूजर ने पूछा ही नहीं है, और अगर यूजर को पता ही नहीं है कि उसे किस टाइप का ईमेल आने वाला है तो कंपनी को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए बिफोर सेंडिंग हिम एनी ईमेल। तो इसीलिए ये लॉ आया, और ये लॉ यही स्टेट करता है कि जो भी ये ईमेल भेज रहा है वो एक जेन्युइन सेंडर है, और एज अ जेन्युइन सेंडर उसे बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं बिफोर सेंडिंग हिम एनी ईमेल, ताकि यूजर भी बिना डरे आपके ईमेल्स खोल पाए। तो इसलिए कैन स्पैम लॉ आया अपने 5 लॉस के साथ। तो अगर एक भी लॉ कंसीडर नहीं हुआ तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी रेपुटेशन पे। आपकी ईमेल भी मार्क हो जाता है एज अ स्पैम बाय योर यूजर एंड कस्टमर्स। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ईमेल डिलीवर होते हैं आपके इनबॉक्स पर और वहाँ होते हैं स्पैम फिल्टर्स। gmail.com के भी, yahoo.com के भी, सबके अपने अपने स्पैम फिल्टर्स हैं। वो प्रॉपरली स्कैन करता है आपकी ईमेल और उन्हें ये पता लगता है कि इस ईमेल में कैन स्पैम लॉ को फॉलो नहीं किया तो वो आपको स्पैम फोल्डर में डाल। और फिर स्पैम ईमेल्स को तो कोई भी ओपन नहीं करता है। इवन मैंने भी कभी भी स्पैम ईमेल्स को ओपन ही नहीं। और अगर ये कंटिन्यूस स्पैम कंप्लेंट्स चलते रहे तो आपकी आईपी रेपुटेशन, आपकी ब्रांड ऑथेंटिसिटी को बहुत बहुत फर्क। एंड इफ यू आर यूजिंग सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड तो आपको पता है कि ये पहले ही बहुत महंगा टूल है, और फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बुरी बात है। तो इसमें 5 लॉज आते हैं, तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ को डिस्कस करते हैं। तो पहला लॉ आता है एक्यूरेटली आइडेंटिफाई द सेंडर इन द हेडर इंफॉर्मेशन। तो इसमें यही स्टेट हो रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, कौन भेज रहा है, आपका फ्रॉम नेम फ्रॉम एड्रेस उसमें क्लियरली डिफाइंड है या नहीं है, और आपको हेडर देख के समझ जाना चाहिए कि ये जेन्युइन है या ये फेक। और इसका मैंने ये एग्जांपल भी दिया है। तो इसमें इस ईमेल में अगर आप देखेंगे तो ये डोमिनोज पिज्जा इंडिया है। यहाँ पे मैंने ग्रीन बॉक्स में से मार्क भी किया है, तो यहाँ पे फ्रॉम नेम और इसका फ्रॉम एड्रेस दोनों सेम है। तो अभी आप देखिए वो ईमेल था, उसको मैंने थोड़ा जूम करा। ये रहा डोमिनोज पिज्जा इंडिया, ये भी डोमिनोज का ही है। वहीं इसका एड्रेस देखेंगे तो आप डोमिनोज को डॉट इन, तो ये भी एक जेन्युइन है। वहीं अगर आप दूसरा ये देखेंगे तो इस पे इन्फोसिस इन्फोसिस लिखा है। वहीं अगर आप इसका फ्रॉम एड्रेस देखेंगे तो इस पे लिखा है सॉफ्टवेयर नौकरी डॉट को डॉट इन, जो कि दोनों अलग है। दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट। तो दिस इज फेक एंड ये जो ऊपर वाला है ये बिल्कुल सही है। अब हम हमारे सेकंड लॉ की बात करेंगे। सेकंड लॉ ये स्टेट करता है कि यूज अ सब्जेक्ट लाइन दैट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द कंटेंट ऑफ द ईमेल। आप कस्टमर को ऐसे पागल नहीं बना सकते कि आपका सब्जेक्ट लाइन कुछ और है और अंदर कुछ आप और ही भेज। क्योंकि जब ईमेल इनबॉक्स में आता है तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट लाइन दिखती है, और जो दिखता है हम उसके बेसिस पे ही उस ईमेल को ओपन कर। तो अंदर वही कंटेंट होना चाहिए जो आपके सब्जेक्ट लाइन में बताया गया है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये बहुत गलत बात है, आप जिन्हें भी भेज रहे हैं उन्हें मिसलीड कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो स्पैम फिल्टर्स जो होते हैं वो एआई पावर्ड होते हैं। ये क्या करते हैं ना, ये ये खुद ही आपको स्पैम मार्क कर देते हैं। यूजर एंड कस्टमर्स तो बहुत दूर की बात है, ये उससे पहले ही आपको स्पैम मार्क कर देंगे, आप स्पैम फोल्डर में चले जाएंगे, which is very bad again for your brand. Now third law ये स्टेट करता है कि identify the message as an advertisement unless you have expressed consent opted from the subscriber। ठीक है, इसमें ये होता है कि अगर कभी ऐसा मौका आ जाए कि आपको ईमेल भेजना पड़ रहा है किसी ऐसे को जो कि आपका सब्सक्राइबर भी नहीं, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप ये उसे अवेयर करें कि दिस ईमेल इज फॉर एन एडवर्टाइजमेंट पर्पस। वाई? बिकॉज एडवर्टाइजमेंट जेनरिक होता है, ये आपको कहीं भी दिख जाता है, आपको रोड्स पे दिख जाता है, आपको मॉल्स पे दिख जाता है, आपको बिलबोर्ड्स पे दिखता है। वहीं ईमेल आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे आपको कोई भी ऐसे भेज नहीं सकता। स्टिल दे आर सेंडिंग, तो उन्हें इतना आपको ईमेल में ही बताना चाहिए कि दिस ईमेल इज फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस ओनली।
नाउ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो सब्सक्राइबर है नहीं आपके, वो यूजर्स है। वो कोई भी ऐसा लीगल एक्शन ले सकते हैं कि हम इसके सब्सक्राइबर भी नहीं है, स्टिल ही सेंडिंग अस ईमेल्स। तो उस केस में आपको ये बताना पड़ता है कि दिस इज फॉर एन एडवर्टाइजमेंट पर्पस ओनली, आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो ठीक है, इसके साथ ये थर्ड लॉ था जो हमारा खत्म हो गया। नाउ फोर्थ लॉ। हमारा फोर्थ लॉ ये कहता है कि इंक्लूड योर फिजिकल मेलिंग एड्रेस। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आपके सब्सक्राइबर को पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी कहाँ है, किस स्ट्रीट पे है, किस कंट्री में है, कौन सी लोकेलिटी में है, आपके उस कंपनी का जो फिजिकल एड्रेस है उसका पिन कोड क्या है, और ताकि वो आपको इंक्वायरी कर पाए जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। ये सब उन्हें कैसे पता लगता है? यूजुअली जो फिजिकल मेलिंग एड्रेस होता है ये आपका फुटर में आता है ईमेल के। तो बस आपका फुटर देके वहाँ से उन्हें पता लग जाएगी, ओके ये जगह यहाँ पे है, एंड दे विल कॉल यू और कॉन्टेक्ट यू एनी हाउ। सो ताकि वो अपने कंसर्न्स को रेज कर पाए। सो फिजिकल मेलिंग एड्रेस बहुत ज़रूरी है हमारे ईमेल्स में। ये होता ही होता है, आपने देखा होगा कि हर टाइप की ईमेल्स में ये होता है। फिफ्थ लॉ अनसब्सक्राइब मैकेनिज्म को बताता है, या इस लॉ को मैं पढ़ के बता देता हूँ। प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू ऑप्ट आउट। यू कैनॉट रिक्वायर अ सब्सक्राइबर टू लॉग इन और विजिट मोर देन सिंगल पेज टू अनसब्सक्राइब। ठीक है, इसमें ये लॉ ये कह रहा है कि अ, आपका मैकेनिज्म जो होना चाहिए वो बहुत सिंपल होना चाहिए, और आपको आप अपने यूजर्स को डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे नहीं भेजना चाहिए फॉर अनसब्सक्राइब। ऐसा अगर आप करते हो तो दिस इज वेरी रॉन्ग। नाउ ये फिफ्थ पॉइंट के दूसरे स्टेटमेंट में ये भी कह रहा है कि कोई भी रिक्वेस्ट आती है, मैं पहले पढ़ के बता देता हूँ। ऑनर ऑप्ट आउट रिक्वेस्ट प्रॉम्प्टली। यू मस्ट प्रोसेस एन अनसब्सक्राइब रिक्वेस्ट विद इन 10 days। योर अनसब्सक्राइब मस्ट बी ऑपरेशन फॉर एटलीस्ट 30 days आफ्टर द मेलिंग। नाउ इसमें ये कह रहा है कि कोई भी सब्सक्राइबर से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है कि उन्हें ये अनसब्सक्राइब करना है, तो वो उसकी रिक्वेस्ट 10 दिन के अंदर रिजॉल्व करे, और जो आपके अनसब्सक्राइब के जो लिंक्स होते हैं वो आपके ऑपरेशनल रहने चाहिए उस ईमेल में, अगर किसी भी ईमेल में, एटलीस्ट 30 दिन तक। तो ये दो चीज़ बता रहा है, एक तो कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उसे 10 दिन में रिजॉल्व करो, और आपके जो लिंक्स होते हैं वो 30 दिन तक तो ऑपरेशनल रहने ही रहने चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अनसब्सक्राइब जो होते हैं वो हमारे ट्रांजैक्शन कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं होते, बिकॉज वो हम वो उस टाइप की कम्युनिकेशन हमारे राइट्स होते हैं, तो वो तो हमें आने ही चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। चाहे आपने किसी भी ईमेल से अनसब्सक्राइब कर दिया हो, आपने अमेजोन से अनसब्सक्राइब कर दिया क्योंकि वो आपको प्रमोशन पे प्रमोशन भेज रहे हैं, लेकिन अगर आप अमेजोन से कुछ भी खरीदते हैं तो आपको उसका ईमेल आएगा ही आएगा। तो ट्रांजैक्शन ईमेल जो होते हैं वो आपके राइट्स होते हैं। सो ये कैन स्पैम के कुछ लॉस थे। अब